एवरीवन, हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? कल हमने देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई में सर जनरली हमको सेक्शन 9, 10, 11, 12 ये 4 सेक्शन हमको देखने हैं। 13 और 14 सेक्शन आपके कोर्स में नहीं है। सर हमने सेक्शन 9 में देखा था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है, तो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर उस केस में जो सबसे पास में रहेगा, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट रहेगा बेस लाइन के, वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 9 के बाद सर हमने शुरुआत करी थी सेक्शन नंबर 10। अच्छा, यहां पे सारे सेक्शन हम किसके पढ़ेंगे? IGST एक्ट 2017, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा बहुत ही गहन मुद्दा है, जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन सी सरकार को टैक्स का पैसा जाएगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे सेक्शन कौन बनाएगा? IGST एक्ट 2017। सर सेक्शन 9 के बाद सेक्शन नंबर 10 शुरू करा था। सेक्शन 10 में सेक्शन 10(1)(a) 10(1)(a कहता है कि वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व। तो जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बन जाएगा जहां पे अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर हो रहे। अच्छा, डिलीवर या तो सप्लायर के कहने पे होंगे या तो रेसिपिएंट के कहने पे होंगे। बस हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली गुड्स जा कहां पे रहे हैं, अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर कहां पे हो रहे हैं। ये था 10(1)(a). 10(1)(b) क्या था सर? 10(1)(b) था हमारा बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है कि साहिल सर है, साहिल सर ने मैडम को बिलिंग करी पर शिपिंग उसको करी। बिलिंग मैडम को, शिपिंग उसको। इसी मॉडल को कहा जाता था क्या? बिल टू शिप टू मॉडल। अब बिल टू शिप टू मॉडल में लॉ मेकर ने कहा कि जिसको बिलिंग करी, हम तो यही मान लेंगे कि जिसको बिलिंग करी गुड्स भी उसी को मिल चुके हैं। क्या मान लेंगे? कि जिसको बिलिंग करिए गुड्स भी उसी को मिल जाएंगे। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, वो जहां पे बिलिंग करिए उसकी लोकेशन बन जाएगी। शिपिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये हुआ ट्रांजैक्शन नंबर 1। मैंने इसको बिल करा। क्या इंपॉर्टेंट है? बिलिंग की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं एमपी में हूं, मैडम महाराष्ट्र में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? महाराष्ट्र। भले फिर गुड्स दिल्ली में क्यों ना गए, गुड्स जहां गए उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब बेटा एक बात बताओ लॉजिकली, ये जो मैडम है ये उनसे पैसे तो लेगी ना? लॉजिकल, ये पैसे तो लेगी मैडम। तो जब मैडम पैसे लेगी तो मैडम को भी तो बिल बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया ना ट्रांजैक्शन नंबर 2। एक ट्रांजैक्शन 1 और एक ट्रांजैक्शन 2। अब ट्रांजैक्शन 2 में वापस से बिल टू शिप टू मॉडल मत लगाना। ट्रांजैक्शन 2 में तो सेक्शन 10(1)(a) ही लगेगा। और 10(1)(a) क्या कहता है कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर हुए हैं, तो अल्टीमेटली गुड्स कहां पे डिलीवर हुए? मैडम के यहां पे। तो सर बिल टू शिप टू मॉडल में टोटल कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं? 2। ठीक है, पक्का क्लियर है सर। उसके बाद सेक्शन 10(1)(c). 10(1)(c) इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। हमने पूरा का पूरा ही बंगलो खरीद लिया। अब जब हमने पूरा का पूरा ही बंगलो खरीद लिया, बंगला था दिल्ली में, अब यहीं पे एसी है, डबल बेड है, वार्डरोब है, फुल्ली फर्निश्ड। सर एक बात बताओ, इन सबका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जहां पे ये लोकेटेड है, क्योंकि ये मूव तो हो ही रहा है ना। तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोलूं वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व? नहीं सर, यहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जहां पे अल्टीमेटली गुड्स रहेंगे ना, वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो बात क्लियर है क्या? अब एक और चीज समझना, सेक्शन 10(1)(c) नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। आकाश उनको बुला के तो उनका पता नहीं कुछ ना कुछ रहता ही है। यहां पे है साहिल सर और यहां पे है सपोज करो आकाश। मैंने इसको कोई चीज लीज पे दी, ठीक है?
मोबाइल फोन मैंने इसको लीज पे दिया, कैमरा बंद हो गया, क्यों आए नई बिल्डिंग में? वहीं सही था। साहिल सर ने आकाश को क्या दिया है? मोबाइल दिया है लीज पे। ये लीज का रेंट है फॉर सपोज करो 500 रुपीज पर मंथ। सर रहते हैं एमपी में और आकाश रहता है कहां? महाराष्ट्र में। साल भर तक आकाश ने मोबाइल चलाया, तो साल भर तक इसने कोई पैसे वैसे दिए नहीं। कितने हो गए? 6,000। साल भर के बाद इसने बोला कि सर एक काम करो ना, ये मोबाइल मेरे को बेच दो। लॉजिकल। पहले चीज किस पे दी थी? लीज पे। ऐसा जनरली घरों में होता है कि पहले तो घर किराए से दिया जाता है, बाद में हम बोलते हैं अरे काम करो ये घर हम ही को सेल आउट कर दो। तो पहले तो मोबाइल फोन लीज पे दिया था। अब आकाश ने बोला सर एक काम करो ना, ये मोबाइल फोन मेरे को क्या कर दो? सेल कर दो। क्या मोबाइल फोन अपनी जगह से इधर उधर हुआ कि मोबाइल फोन तो महाराष्ट्र में ही है? मोबाइल फोन तो महाराष्ट्र में ही है। तो क्या देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व और देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब यहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? महाराष्ट्र। बोलो बात क्लियर है? आप इजाजत दो तो एक ट्रांजेक्शन सीए फाइनल का बता दूं, ऐसे मेरा मन हो रहा है, बता दूं पक्का? चलो, उस ट्रांजेक्शन का नाम है सेल एंड लीज बैक। किसी को मालूम है ये सेल एंड लीज बैक क्या होता है? जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो ये बहुत लुक्रेटिव फील्ड है जॉब करने की। जो मेरा भी फ्रेंड है वो करंटली इंदौर में ही प्लेस्ड है, उसको 12 लाख रुपीस मिलता है। उसका काम यही है सेल और लीज बैक का। सर ये क्या होता है सेल एंड लीज बैक, समझाओ। तो यहां पे एक एंटिटी है जिसका नाम है रिलायंस, और यहां पे एक रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है। रिलायंस के पास बैलेंस शीट में असेट पड़ी है बिल्डिंग। रिलायंस नहीं चाहता है कि ये बिल्डिंग को बैलेंस शीट में मैं शो करूं। रिलायंस क्या चाहता है कि भाई ये बिल्डिंग बैलेंस शीट में शो नहीं होनी चाहिए। तो अब आप बताओ क्या करें? और मैं एक और चीज चाहता हूं कि एक तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में शो ना हो, और दूसरा बिल्डिंग मेरे पास ही रहनी चाहिए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बिल्डिंग बैलेंस शीट में शो भी ना हो और बिल्डिंग आपके पास भी रहे। हो सकता है क्या? हो सकता है। मैं क्या करूंगा ना, ये रिलायंस अपनी सब्सिडरी को बिल्डिंग सेल कर देगी। रियल में नहीं, कागज पे। रियल में कुछ नहीं होने वाला, ये सब किस पे होने वाला है? कागज पे। जैसे ही बिल्डिंग सेल करी, मेरा असेट यहां से ट्रांसफर होगा किधर? सब्सिडरी। अब वापस से रिलायंस सब्सिडरी से वापस ले लेगा किस पे? इसको बोलते हैं क्या? सेल एंड लीज बैक। सर आखिरकार ऐसा करते क्यों है? बहुत बार मुझे डेप्रिसिएशन का खर्चा क्लेम करना रहता है इनकम टैक्स एक्ट में। बहुत बार बैंक्स मुझे लोन नहीं देती है क्योंकि मेरी बैलेंस शीट की हालत खराब। सब्सिडरी को लोन नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट की हालत खराब। तो बहुत बढ़िया, ये ट्रांजैक्शन हो गया कि असेट एक जगह से दूसरी जगह पे चले गई, सेल हो गई, और फिर ये क्या हो गया? लीज। ठीक है। सीए फाइनल में आप इसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ोगे कि आखिरकार इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती। तो मेरा फ्रेंड है वो जेट एयरवेज में ही है, और वो जेट एयरवेज में उसका यही अकाउंटिंग का यही काम है। मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या करते हो? बोले कुछ भी नहीं, हमारा एक काम है एसपीवी का। एसपीवी इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल करो या प्यार से ये वाला ट्रांजैक्शन करो। ये ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? सेल एंड लीज बैक। अब राजा एक बात बताओ, क्या सेल और लीज बैक में गुड्स का मूवमेंट हुआ कि गुड्स तो वही है, बस कागज में एंट्री घूम रही है? बस सर कागज में एंट्री घूम रही है। तो जब सेल एंड लीज बैक में गुड्स का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो सपोज करो यहां पे रिलायंस है एमपी में और ये सब्सिडरी है महाराष्ट्र में। सर गुड्स इनिशियली लोकेटेड है कहां? एमपी। तो मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या महाराष्ट्र बनेगा? नहीं बनेगा महाराष्ट्र, क्योंकि कोई भी ये मत कहना कि गुड्स सेल हुए।
गुड सेल तो हुआ ही नहीं है, बस कागज में हमने ट्रांजैक्शन दिखा दिया, एक जगह सेल और दूसरी जगह लीज बैक। तो सर यहां पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, एमपी। बोलो डन है क्या? कभी कभार मैं आपको सीए फाइनल की थोड़ी बहुत बातें ले जाऊंगा, ये समझ में आया तो मैं और भी, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको और भी फाइनल की बातें बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब वो आधा अधूरा ज्ञान है, मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। दो टाइप की लीज होती है, सिर्फ ऐसे ही सुन लेना। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। तो जब तुम आगे जाके पढ़ोगे तो अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात नहीं होगी, जब फाइनेंस लीज होती है ना तो फिर ये उधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अभी उसमें मत पढ़ो। ठीक है, अभी उसमें मत पढ़ो। ठीक है, बढ़े आगे पक्का। तो हमने 3 सेक्शन देख लिए, 10(1)(a), 10(1)(b और 10(1)(c). सर 10(1)(d is goods assembled installed at site। आप ही बताना, एसी वाले भैया आए, एसी वाले भैया यहां पे गुड्स असेंबल करके गए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा बताओ? जहां पे एसी इंस्टॉल हुई। लॉजिकली जीएसटी लॉ पढ़ने का नहीं है, जीएसटी लॉ बनाने का। तो जब असेंबली और इंस्टॉलेशन की बात हो रही है तो सर वहां पे जहां गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड हुए वही बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो साहिल सर भले दिल्ली में और संजय भैया एमपी में है, मैंने एसी लगाई, मैंने एसी असेंबल करी, कहां पे सर असेंबल करी? एमपी में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? एमपी। क्लियर है? तो यहां पे सर असेंबलिंग में आ जाएगा और इंस्टॉल भी आ जाएगा। और लास्ट है हमारा सेक्शन 10(1)(e). मजा आ जाएगा आपको सेक्शन 10(1)(e). कितने जने ऐसे ट्रेन में ट्रेवल करें? ट्रेन, बहुत बढ़िया। कितने फ्लाइट में ट्रेवल करें? अरे कोई दिक्कत नहीं ना, फ्लाइट में ट्रेवल, बहुत बढ़िया। ट्रेन में ट्रेवल करने का सबसे ज्यादा मजा पता है किस बात का? किस बात का बताओ? अंताक्षरी का। और देखो सबसे ज्यादा मजा आता है वो भैया जो आते हैं ना, चना 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 चना, मैडम ताला 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 ताला, चना चोर गरम 10 रुपए 20 रुपए, और आपके लिए स्पेशल ऑफर 15 रुपए 15 रुपए। मैडम ये बैग चोरी हो सकता है, इसके लिए आपने ताला लिया क्या? बस वो जो उनका सुर ताल रहता है ना, सर आपका सेम मैच हो रहा है। अरे वो जो सुर ताल रहता है ना, उसका बहुत मजा है। अब मुझे एक बात बताओ, आखिरकार ये भी तो गुड्स ही है जो वहां पे आपने ताला कंज्यूम करा, गुड्स है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानो? सर जहां पे कंज्यूम करा वो मानो। अच्छा, इसका मतलब भैया बताए अब क्या करेगा? ऐसे नीचे बैठेगा, सर कहां पे आप कंज्यूम कर रहे हो मैं आपको देखना चाहता हूं। इम्पॉसिबल। आपने कुरकुरे का पैकेट लिया, वो बैठा है आपके साथ, वो बोल रहा है रुको यार, ये जब खाएगा तब निकालेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। हद तो ये हो गई है मैडम, इतनी ईमानदार फ्लाइट में गई और ये फ्लाइट में इसे यूं झांक रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। इसने बोला पायलट स्टॉप द फ्लाइट, वी विल ट्रैक द लोकेशन, वी विल सी इन विच स्टेट वी आर, देन वी विल फाइंड प्लेस ऑफ सप्लाई। बोले वो पागल औरत, तेरे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए फ्लाइट को रोकू? क्योंकि वहां पे तो जीपीएस भी नहीं चलता है। कहां चलता है जीपीएस? तो हवा में मालूम कैसे पड़े? सर एक काम करो, नियरेस्ट पॉइंट ले लो टेरिटोरियल वाटर्स। ओ भाई वहां पे क्या वैसा वायर बिछाओ नियरेस्ट पॉइंट के लिए? टेरिटोरियल वाटर्स में तो नियरेस्ट पॉइंट पता लगा सकते हैं नॉटिकल माइल से, ऊपर कैसे पता लगाए? सर ऐसे डंडा फेंको, डंडा। इम्पॉसिबल है। सरकार ने बोला कि भैया जब भी गुड्स ऑनबोर्ड सप्लाई हो रहे, ऑनबोर्ड मतलब ट्रेन, वेसल, कन्वेंस, जहां पे आप बीच में कुछ ना कुछ गुड्स ले रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, आपका ताला हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने गुड्स कहां कंज्यूम करे, इस केस में बस ये इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार गुड्स कब चढ़े। कौन कब चढ़े? गुड्स कब चढ़े और आपने गुड्स कहां पे लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपने गुड्स कहां पे लिए। कंज्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं सर, कंजम्पशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
फॉर सपोज करो ट्रेन चल रही है इंदौर से कहां, दिल्ली। तो अगर इंदौर से दिल्ली ट्रेन चल रही है, इंदौर से कहां चल रही है, दिल्ली। उज्जैन में मेरा मन हुआ चनाचोर गरम खाने का, ठीक है, कहां पे मन हुआ, उज्जैन। मन हुआ, खाया नहीं, मन हुआ है खाया नहीं, मैंने उज्जैन में ही चनाचोर गरम ले लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, उज्जैन। अब ये मैटर नहीं करता कि मैंने उसको खाया या नहीं खाया, मैंने घर जाके खाया, उससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिटरमाइन द कंजम्पशन प्लेस। कैसे पता करेंगे कंजम्पशन प्लेस, तो वहां पे लॉ मेकर ने सिंपल सी बात कह दी कि जब गुड्स ऑन बोर्ड सप्लाई हो रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी ट्रेन कहां से कहां जा रही है, बस ये मैटर करता है कि आपने गुड्स कहां पे लिए हैं, कंज्यूम नहीं, गुड्स लिए हैं। बोलो बात क्लियर हुई क्या। तो वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, और ऑन बोर्ड में सब आ जाएगा, वेसल। तो वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है, क्लियर है। हमारा सेक्शन 10 पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। टोटल इसमें कितने आपने सब सेक्शन पढ़े सर, 5, 10(1)A, 10(1)B, फिर 10(1)C, 10(1)D और 10(1)E। 10(1)C राजा, अगर हमारा गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में जहां पे ओरिजिनली गुड्स लोकेटेड है वही बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने तुम्हारा घर खरीदा मुंबई में, अब वहीं पे फर्नीचर इंस्टॉल्ड है, मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मुंबई, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ दोस्त, वो कैसे आएगा, पहले उसको, हाँ बोलो, पहले उसको, ठीक है, हाँ ठीक है, आ सकता है। इसने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया कि सर एक बात बताओ, पहले इसको रेंट पे दिया और फिर लास्ट में उसने वापस से उसको पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया, हाँ तो वो भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। बस अल्टीमेट याद रखना गुड्स का कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, ठीक है। हाँ हाँ, फिक्स एसेट्स के बारे में ही तो बात हो रही। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज कराता हूं। 10(1)A क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इनवर्ड। जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे, तो जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं वहां पे क्या मैटर करता है कि अल्टीमेटली गुड्स कहां पे कंज्यूम हो, इतना सही है 10(1). अब मूवमेंट सप्लायर भी करा सकता है, रिसीवर भी करा सकता है, या कोई ट्रांसपोर्टर भी करा सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि मूवमेंट कौन करा रहा है। हमें बस क्या ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज टर्मिनेटिंग फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ये था 10(1)A। 10(1)B क्या बात करता है, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में टोटल कितने ट्रांजैक्शन है, 2। एक ट्रांजैक्शन ये, यहां पे शिपिंग की प्लेस इज नेवर इंपॉर्टेंट, यहां पे किसकी प्लेस इंपॉर्टेंट है, बिलिंग की प्लेस इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ट्रांजैक्शन जो इन दोनों के बीच में होगा, यहां पे 10(1)B नहीं लगेगा, यहां पे वापस से क्या लगेगा, 10(1)A। और 10(1)A क्या कहता है कि अल्टीमेटली गुड्स कहां पे कंज्यूम हो रहे, ठीक है। ये था 10(1)B। फिर हमारा है 10(1)C। 10(1)C बोलता है कि वेयर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, कोई गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, गुड्स वहीं पड़े हैं। तो गुड्स जब वहीं पड़े हुए हैं तो सर यहां पे अगर गुड्स दिल्ली में मैं किसी का घर खरीद रहा हूं तो सारे गुड्स तो दिल्ली में ही पड़े ना, क्या गुड्स का कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाओगे, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स लोकेटेड है। आपको लॉ बनाने को बोलते तो आप खुद भी यही बनाते, आप भी तो यही बोलते कि भैया भले हम महाराष्ट्र के पर गुड्स कहां पे लोकेटेड है, एमपी। तो भैया हमें गुड्स लोकेटेड है दिल्ली में, तो हमें तो गुड्स से मतलब है ना। फिर था हमारा सेक्शन 10(1)D। 10(1)D सिंपल एक बात देता है
कि जब आपके गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, जब भी गुड्स की असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो जहां पे असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन हो रहा है वही मान लेंगे हम क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे एसी वाले भैया है, तो बेटा यहां पे सब चीजें आएगी, एसी भी आएगा, इंस्टॉलेशन भी आएगा। तो सर ये तो वो हो गई कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में इंपॉर्टेंट क्या है, एसी। ठीक है, अब कल ही मैं विनय सर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला यार साहिल सर एक कैमरा लेना है इधर क्लास के लिए। मैंने बोला लो क्या दिक्कत है, तो फिर उन्होंने मेरे को कोटेशन दिखाया। कोटेशन जब मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या है, 35,000 सिर्फ इंस्टॉलेशन के, 35,000 सिर्फ किसके, इंस्टॉलेशन, कैमरा अलग। अब मुझे एक बात बताओ, कैमरा कहां पे इंस्टॉल्ड होगा, यहीं पे इंस्टॉल्ड होगा, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अल्टीमेटली पेस ही बनेगा, यही लोकेशन बनेगी, क्योंकि कैमरा इंस्टॉल कहां पे हो रहा है, यहीं पे इंस्टॉल हो रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या, बस। और फिर 10(1) तो बहुत बच्चों जैसा सेक्शन है, 10(1) बोलता है कि जब भी आप ऑनबोर्ड कोई भी गुड्स लेते हो, तो जब भी ऑनबोर्ड गुड्स लेते हो वहां पे कंजम्पशन पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां पे सरकार ने सिंपल सा प्रोविजन दिया कि जहां पे आपने गुड्स लिए, ये मैटर नहीं करता है कि कहां पे गुड्स कंज्यूम हुए, कंज्यूम नहीं भी हुए तो कोई मैटर नहीं करता है, बस यही मैटर करता है कि आपने गुड्स कहां पे लिए, तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। हाँ दोस्त, टेन बी में 10(1) कंपलसरी तो नहीं है। हाँ, अगर लोकेशन हमारी अलग अलग है, ठीक है, समझना ध्यान से, अगर दोनों पार्टी अलग अलग, ये अलग है ये अलग, तो 10(1) बी भी लगेगा और 10(1) ए भी लगेगा। पर अगर दोनों की सेम ही लोकेशन, बिलिंग भी इसको हो रही है, शिपिंग भी इसको हो रही है, तो फिर 10(1) बी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। 10(1) बी तभी लगता है जब बिलिंग किसी और को हो रही है, शिपिंग किसी और को हो रही है, डेट इज कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, 3 पार्टी इन्वॉल्व। जितनी बार भी आप अमेजॉन से कुछ ना कुछ ऑर्डर करोगे, वहां पे लिखा रहता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अमेजॉन का कभी भी बिल दिखना, कल भी मेरे को 2-3 बच्चों ने बिल भेजा था, वहां पे लिखा रहता है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अमेजॉन वाला कोई 10(1) बी नहीं लगाएगा, वो क्या लगाएगा, 10(1) ए। पर अगर बिलिंग लोकेशन अलग जा रही है, शिपिंग लोकेशन अलग जा रही है, तो फिर अमेजॉन वाला क्या लगाएगा, 10(1) बी। ठीक है, वापस से बोलो। तुम ऐसा बोल रहे हो कि सेकेंड ट्रांजेक्शन नहीं हो, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा, आदित्य, ठीक है। और आदित्य के पास कौन बैठा है, आतिश, ठीक है। मुझे आतिश के पास गुड्स पहुंचाने, मोबाइल फोन मुझे आतिश के पास पहुंचाना, ठीक है। 2 ट्रांजेक्शन अपन कर लेते, छोड़ो 10(1) बी, जनरली हम कितने ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, 2। ये हुआ ट्रांजेक्शन नंबर 1, किसके बीच, साहिल सर और आदित्य। राजा मैंने क्या करा, ट्रांजेक्शन 1 में पहले मोबाइल मैंने तुमको बेचा, तुम ही को बेचा, क्या 10(1) बी लगेगा, बिल्कुल भी लगेगा, मोबाइल बेचा भी तुमको, बिलिंग भी तुमको करी, ठीक है, तो क्या लगेगा, 10(1) ए के हिसाब से अगर मैं महाराष्ट्र में हूं, आदित्य एमपी में, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, एम। इतना क्लियर है। दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने करवा दिया आदित्य और आतिश के बीच में, अब क्या 10(1) ए 10(1) बी लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 ही तो पार्टी है, तो वापस से क्या लगेगा, और सपोज करो ये लोकेटेड है हमारा महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया, इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत, सिंपल। सर वापस से काम करो, इधर ले लो साहिल सर, इधर ले लो आदित्य, आतिश। साहिल सर ने क्या करा, आदित्य को बिल भेजा, बिल किसको भेजा,
पर आदित्य ने बोला कि गुड्स मेरे को नहीं चाहिए, गुड्स तो आप किसको भेज दो। इसमें ट्रांजेक्शन 1 किसके बीच हुआ? साहिल सर और आदित्य। ऊपर भी किसके बीच हुआ था? अब मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, छोड़ो ये बिल टू शिप टू, तेल लेने का बिल टू शिप टू, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में आपने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाया था? क्या नीचे वाला ट्रांजेक्शन और ऊपर वाला ट्रांजेक्शन अलग अलग है कि सर ट्रांजेक्शन तो सेम है, बस ट्रांजेक्शन को किया कैसे गया है वो चेंज हुआ है? ट्रांजेक्शन अलग अलग थोड़ी है, सेम ही है, कोई अलग है ही नहीं ट्रांजेक्शन। तो इस केस में मुझे एक बात बताओ, वापस से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? सर जहां पे आपने बिलिंग करी है, बिलिंग कहां पे करी है? अब मुझे एक बात बताना लॉजिकल, क्या आदित्य आतिश से पैसे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? 100% लेगा। अगर नहीं लेगा तो फिर यहीं पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। पर आदित्य बोलेगा देख भाई आतिश, शिपिंग तेरे पास आई है, अभी बिल मेरे पास आया, मैं भी एक बिल बना के दूंगा, और बिल बना के दूंगा तो उसका पेमेंट कौन करेगा? आतिश। अब मुझे बताओ क्या वापस से यहां पे 10(1) थोड़ी लगेगा? क्या लगेगा? 10(1)(a). और जब यहां पे 10(1)(a) लगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना? इसका मतलब है सर 10(1)(a) और 10(1)(b) कोई अलग अलग नहीं है। जो 10(1)(a) है और जो 10(1)(b) है वो सेम ही है, बस 10(1)(b) में ट्रांजैक्शन जैसे हमने घुमाया वो अलग। 10(1)(a) में तो क्या करा, मैंने आदित्य को दिया, आदित्य ने आतिश को दिया। मैंने बोला थोड़ी बुद्धि लगाते हैं, मैं डायरेक्टली किसको दे देता हूं? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली किसको देता हूं? आतिश को। अब उसमें क्या होगा, भले सर आपने गुड्स आतिश को दिया है, पर बिल किसको मारोगे? आदित्य। तो पहला ट्रांजैक्शन तो साहिल सर और आदित्य के बीच में हुआ ना। अब आदित्य बोल रहा है किसी को भी गुड्स भेज दो, मुझे उससे लेना देना है ही नहीं, मुझे तो मेरे लिए पार्टी कौन है? आदित्य। मुझे पैसा कौन देगा? आदित्य। मैं कौन जानू आतिश को, मुझे मतलब ही नहीं है आतिश से, मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है? आदित्य से। तो ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। अब दूसरे ट्रांजैक्शन किसके बीच में? आदित्य और आतिश। बोलो बिल टू शिप टू पूरा क्लियर है क्या? पक्का? अभी कोई डाउट तो नहीं है बिल टू शिप टू में? ठीक है, पूरे सेक्शन क्लियर है। अब सुनो, सेक्शन 10 के बाद सेक्शन नंबर 11। सर ये सेक्शन नंबर 11 क्या है? सेक्शन नंबर 11 बहुत सिंपल सा है, कोर्स में नहीं है पर फिर भी सुन लो, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्या हो बेटा, जब भी इंपोर्ट होता है ना गुड्स का, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी के साथ ही एक और टैक्स लगता है जीएसटी का, बताओ कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी? आईजीएसटी। तो जब भी इंपोर्ट होगा गुड्स का, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। जहां पे इंपोर्टर लोकेटेड, लॉजिकल। अगर तुम बोलते कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई पोर्ट को बनाओ, किसको बनाओ? पोर्ट को। पोर्ट को बनाओ का मतलब है जहां पे गुड्स आ रहे हैं उसको बनाओ, तो बताओ दिक्कत नहीं हो जाती? सारा रेवेन्यू मुंबई के पास जाता, सारा रेवेन्यू सूरत के पास जाता, क्योंकि सारे के सारे डॉक और सारे के सारे पोर्ट ही मुंबई में सिचुएटेड है। तो सरकार ने बोला भैया ऐसे केस में तो दिक्कत हो जाएगी, तो किसको बनाओ? लोकेशन ऑफ इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या बनेगा? एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब है इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक्सपोर्ट को सस्ता करना चाहती है। अगर हम एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगाएंगे तो फिर फॉरेनर हमसे क्यों खरीदेगा? चाइना से नहीं खरीदेगा, वैसे ही चाइना से लोग ज्यादा खरीदते हैं। अब उल्टा हम एक्सपोर्ट पे भी बोले हम तो जीएसटी लेंगे, मोदी बोल रहा है भाई हमें तो जीएसटी चाहिए, मोदी चुप, फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी की बहुत जरूरत है देश में। तो जब भी एक्सपोर्ट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज आउटसाइड इंडिया, और इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इधर ही ध्यान देना, सेक्शन नंबर
12। सर सेक्शन नंबर 10 और 11 गुड्स पे लगता है, 12 और 13, 12 हमारा सर्विसेज पे, 13 भी हमारा सर्विसेज। 12 तब लगता है जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कहां पे, इंडिया। मतलब सिंपल सी बात कहूं तो सप्लायर भी इंडियन है और रिसीवर भी इंडियन है। सप्लायर इज ऑल्सो इंडियन, रिसीवर इज ऑल्सो इंडियन, तो कौन सा सेक्शन लगाओगे, सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 13 पता है कब लगेगा, 13 तब लगेगा जब या तो सप्लायर या तो रेसिपिएंट, दोनों में से एक। सर अगर दोनों ही इंडिया के बाहर हैं तो तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या लेना देना, क्रिस गेल और शकीरा का कुछ चल रहा है, तुम्हें उससे क्या, छोड़ो। तो अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही आउटसाइड इंडिया है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर एक भी इंडिया में, सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो क्या लगेगा 13। रेसिपिएंट इंडिया में, सप्लायर इंडिया के बाहर है, क्या लगेगा 13। पर आप इस सुख से वंचित हो जाओगे क्योंकि आपको सेक्शन 13 पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, सेक्शन 12। सेक्शन 13 पढ़ने के लिए आपको सीए फाइनल में आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 13 कहां पे, आपका सीए फाइनल, कुछ भी नहीं है जीएसटी, है ना। 12 क्या 13 क्या, पूरा जीएसटी मैं आपको 50 घंटे में तो पूरा जीएसटी मैं आपको करवा सकता हूं अगर बहुत अच्छे से भी करो। पर अपन तो और ज्यादा लेते हैं, अपन तो 80 90 100 घंटे लेंगे, ठीक है। बस जीएसटी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको ऐसा लगेगा यार जीएसटी में तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, पड़ेगी भी नहीं। और हम इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे ना जिसका कोई हद नहीं है। तभी मैं बीच बीच में पूछूंगा कि टच करूं क्या सीए फाइनल, टच करूं क्या सीए फाइनल, तो तुम बोलना हाँ सर टच करो टच करो टच करो। अगर तो बोलोगे नहीं नहीं मत टच करो तो मैं पीछे आ जाऊं, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, चलो। तो भी मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 13 कहां पे है, सीए फाइनल में। पर आपको पता तो होना चाहिए कि सेक्शन 13 में आखिरकार है क्या। तुम तो किसी इंटर वाले बच्चे के कंधे पे हाथ रख के पूछना कि यार ये सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या है, तो बोलेगा अरे वो तो पता ही नहीं फैकल्टी ने, तो उसको बोलना इधर सेक्शन 13 तब लगता है जब सप्लायर या रेसिपिएंट एक जना क्या हो, आउटसाइड इंडिया। हमारे कोर्स में तो क्या है, सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, और एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अब सुनना ध्यान से दोस्त, मुझे आप कम से कम 10 सर्विसेज बताओ जो आपने जिंदगी में देखी है। जो भी सर्विसेज आपको बतानी है बताओ। बहुत बढ़िया, टीचिंग, ग्रेट, और बोलो, बस आप नाम बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। टीचिंग और रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया, शानदार। चार्टेड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी, ठीक है, और एडवोकेट, और बोलो ना, बहुत सारी सर्विसेज है। और एक गजब, पढ़ के आए हो क्या पहले, वाह। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, और क्या, अच्छा हाउसकीपिंग बोलना बेटा उसको, मेड, हाँ, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग, और रिपेयरिंग, और 24 घंटे क्या चलाते हो, तो कौन बोलेगा, हाँ बोलो ना, रिचार्ज, हाँ निकालना पड़ता है सर आपके दिमाग में से, और बोलो, और बोलो, ब्रोकरेज हो गया, बैंकिंग सर्विसेज बोल दो बेटा, बैंकिंग सर्विसेज। किसी ने बोला डॉक्टर, वाह, डॉक्टर तो आ गया ना, वाह, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, एंटरटेनमेंट। एक बात बताओ, अगर सर्विस के लिए लॉ बनाने चाहते हैं तो पूरे जीएसटी में सर्विसेज के सेक्शन में तो कम से कम 200-300 बनने लग जाते, इतनी सारी सर्विसेज है। तो मोदी जी ने पूछा मित्रों, जीएसटी के काउंसिल मेंबरों, इतनी सारी सर्विसेज है, गुड्स में तो कुछ है ही नहीं इतना, या तो गुड्स का मूवमेंट होगा या मूवमेंट नहीं होगा, या असेंबली होगी या तो नहीं होगा। पर मित्रों मैं तो सर्विसेज में आके अटक सा गया हूं,
इतनी सारी सर्विसेज है, ये कोई नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा है, कल को और सर्विसेज आ जाएगी। तो क्या सारी सर्विसेज का सेक्शन बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो सरकार फिर क्या करे? आप होते सरकार में तो आप क्या करते बताओ? हाँ, जो नहीं, जो सर्विसेज नहीं नहीं नहीं, इसने बोला कि सर सारी सर्विसेज का एक बेसलाइन मान लो, ठीक है, मोर और लेस थोड़ा सा सही। और किसका दिमाग क्या चल रहा है? हाँ बोलो। और एक गजब, वाह क्या दिल जीतने वाली बात करी है। इसने बोला सर एक काम करो, कुछ कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अलग से सेक्शन बनाओ, और जो अनइंपॉर्टेंट है, जिसका पता ही नहीं चल रहा है, उसका एक जनरल सेक्शन बना दो। उसका क्या बना दो? जनरल। सर ये तो वही हरकत हुई सीए फाइनल में, जैसे इंस्टीट्यूट ने 2 सब्जेक्ट को हटा दिया भैया, वो लॉ हटा दिया, कॉस्टिंग हटा दिया, उन्हें बोला ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका अब एग्जाम नहीं होगा। तो वैसे ही अब सरकार ने क्या करा? सरकार ने बोला हर सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी तमाम सर्विसेज हैं, उन सबके सेक्शन सबसेक्शन नहीं बना सकते हैं, इसलिए सरकार ने रेसिड्यूरी सेक्शन बनाया। रेसिड्यूरी सेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन उस सर्विसेज के लिए नहीं बनाया हुआ है तो क्या लगेगा? रेसिड्यूरी सेक्शन लगेगा। तो सर रेसिड्यूरी में क्या है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जनरली अगर आप रेसिड्यूरी सेक्शन बनाते तो आप भी यही लिखते, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। पर सर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता कैसे चलेगा? तो अगर सप्लायर के पास एड्रेस है, बहुत बढ़िया, पर अगर सप्लायर के पास एड्रेस ही नहीं है तो आप किसी को ले लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो पहली पसंद तो क्या है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आप तभी ले पाओगे जब सप्लायर के पास एड्रेस होगा। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, बहुत बढ़िया, पर अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल पेस कोचिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे, इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन बनेगी, कोचिंग वालों की महाबेइज्जती, कोचिंग वालों को कोई स्पेसिफिक सेक्शन बनेंगे, क्या करेंगे बना के? और वैसे ही कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। तो किसी ने तो पिछली बार पहली क्लास में ही क्वेश्चन मेरे से पूछा, उससे बोला सर एक बात बताओ, हम यहाँ पे बैठे, मैं पढ़ा रहा था सीजीएससी एसजीएससी आईजीएससी, बोले सर हम बैठे तो यहाँ पे हम क्लास कहीं और ले रहे हैं, तो बताओ कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा? थाम्बा आएगा चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्त पेस कहां पे सिचुएटेड है? एमपी, मतलब लॉस कहां है? एमपी। दूसरा, अपन एक काम करते हैं, 2 अलग अलग बच्चे ले लेते हैं, एक आपका नाम आस्था, आस्था विश्वास बाओ, तुम्हारा हर्षिता। अब सर लगाएं तो लगाएं क्या? अच्छा कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? पेस सप्लायर, और ये आस्था भी रेसिपिएंट और हर्षिता भी रेसिपिएंट। अभी रितेश सर बैठे हुए हैं और ये डाउट में ही है कि क्या लगाएं, सीजीएससी लगाएं, एसजीएससी लगाएं या आईजीएससी। रितेश सर ने पूछा आस्था मैडम ये एड्रेस का फॉर्म है, इस फॉर्म को भरो। अगर आस्था मैडम ने वो एड्रेस का फॉर्म भरा, इसका मतलब है पेस के पास रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है, पेस के पास रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है। तो आस्था आप कहां रहते हो? ठीक है एमपी में, है ना? कहां रहते हो आस्था आप? एमपी में। इसका मतलब लोकेशन अवेलेबल है। तो जब लोकेशन अवेलेबल है तो एमपी टू एमपी क्या लगा देंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इतनी सी बात क्लियर है क्या? हर्षिता मैडम को भी बोला एड्रेस का फॉर्म बोलो, हर्षिता मैडम ने बोला भाई मैं एड्रेस वेड्रेस नहीं लिखूंगी। रितेश सर ने बोला ठीक है पैसे तो पूरे लाई हो ना? बोले हाँ पैसे पूरे। इसने एड्रेस लिखने से मना कर दिया, ठीक है क्या दिक्कत है? अब वो तो पेस के डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस लेना है या नहीं लेना है। अब पेस के पास हर्षिता मैडम का एड्रेस अवेलेबल नहीं है,
तो अब क्या बताओ, क्या माने प्लेस ऑफ सप्लाई? कोई ऑप्शन है आपके पास? तो यार सर इस केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई यही बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? क्या नाम है? तनिष्का एंड एसोसिएट्स, वाओ, चार्टेड अकाउंटेंट फर्म। ठीक है, तनिषा एंड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट फर्म, मुंबई में बहुत बड़ी फर्म है, बहुत नाम है इनकी फर्म का। जो भी इनकी फर्म में एक बार जाता है वापस से नहीं जाता है। तो तनिषा एंड एसोसिएट्स का बहुत बड़ा नाम। साहिल सर को कंसल्टेंसी देनी थी, उनका कुछ 1-1.5 करोड़ का इनकम टैक्स बन रहा था, तो मैंने बोला यार बड़े बड़े सीए लोग हैं, उनसे कंसल्टेंसी देंगे। मैं मैडम के पास गया, ये लोग पहले हमसे फॉर्म भरवाते कि आप कहां के रहने वाले हो और क्या। मैंने फॉर्म भर दिया और मैंने फॉर्म में लिख दिया कि मैं एमपी का रहने वाला हूं। ठीक है, हु इज सप्लायर, हु इज रेसिपिएंट? सप्लायर इज तनिषा एंड एसोसिएट्स, हु इज रेसिपिएंट? साहिल सर। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज एमपी। क्यों एमपी? क्योंकि मैडम के पास मेरा एड्रेस अवेलेबल। पर अगर मैं वहां पे एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ देता, मैंने बोला मैडम हम अपना एड्रेस किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वैसे ही अभी हम जवान हैं तो हम एड्रेस किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, मेरी इच्छा, मेरे को नहीं करना डिस्क्लोज, मैंने एड्रेस डिस्क्लोज नहीं करा, क्या मैडम मुझे सर्विस नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? सर्विस तो देगी, 100% देगी। तो अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। तो अब ये भी महाराष्ट्र और ये भी महाराष्ट्र, क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, बोलो पक्का क्लियर है? आपने कोचिंग ली, ठीक है, आपने कोचिंग ली है, एक बहुत बड़ी कोचिंग दिल्ली से। कहां से ली है? दिल्ली से। तुम ये कोचिंग देख मुंबई में रहे हो, बढ़िया एग्जांपल बनाते। तुमने कोचिंग ली है कहां से? दिल्ली से। तुम देख कहां पे रहे हो? मुंबई। पर तुम रहते इंदौर में, कोचिंग वाले कहां पे? दिल्ली। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली। ऑनलाइन कोचिंग तुम देख कहां पे रहे हो? मुंबई। तुम्हारी इच्छा कहीं भी देखो, तुम्हारी इच्छा कहीं भी देखो, पर तुम रहने वाले कहां क्यों? इंदौर। तो अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई। गड़बड़ कर दी ना, देखा? आप कहां पे हो, सप्लायर कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, और रेसिपिएंट कहां का है? इंदौर। तो भाई तुम जहां भी कोचिंग देखो उससे क्या लेना देना? ये तो रेसिडेंसी सेक्शन है, और रेसिडेंसी सेक्शन तो बहुत स्पेसिफिक बनाया हुआ है, और वो स्पेसिफिक सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, और लोकेशन ऑफ सप्लायर। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि सर क्या दिल्ली वालों को हमने एड्रेस दिया? अगर दिल्ली वालों को हमने एड्रेस दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? इंदौर। और अगर दिल्ली वालों को हमने एड्रेस नहीं दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? दिल्ली। वरना अगर तुम्हारे हिसाब से मुंबई बनाते ना, तो फिर मोदी जी का एक और नया काम होता। अब वहां पे एक नया डिपार्टमेंट बनता, वहां पे लोगों की भर्ती हो रही है, ये चेक करने के लिए कि सामने वाला कोचिंग कहां पे देख रहा है। नॉट पॉसिबल। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर इस केस में भी क्या लगेगा? रेसिडेंसी सेक्शन। तो अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ना हो तभी लगाओगे कौन सा सेक्शन? रेसिडेंसी। पर अगर सर स्पेसिफिक सेक्शन दिया हो तो फिर आपको वो स्पेसिफिक सेक्शन लगाना पड़ेगा। तो सर देखो हमने एग्जांपल देखा, ये है बेस, ठीक है, यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? एमपी, क्योंकि एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो जनरली जितने भी पेस के बिल रहते हैं ना, आप उसमें देखना सब पे बताएं क्या चार्ज होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। पेस इस मच में नहीं पढ़ना चाहता है कि किसी का आईजीएसटी चार्ज करें, फिर किसी का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करें। उसके लिए बहुत हाई कंप्लायंसेस चाहिए, उसके लिए एक बंदा अलग से बिठाना पड़ेगा, फॉर्म भरवाना पड़ेगा, एड्रेस लिखवानी पड़ेगी। ये तो लोग क्या करते हैं, हर बिल पे क्या चार्ज करते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का। फिर सर वो हमने चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल देखा, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फटाफट से एक बार रिवाइज कराओ जो आज हमने पढ़ा है।
जल्दी जल्दी, है ना। मैं सेक्शन बोलूंगा, आप बताओगे इसके अंदर क्या है। सेक्शन नंबर 9, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। TWI में क्या देखेंगे, दूर देखेंगे या करीब देखेंगे? करीब, है ना। तो जो सबसे ज्यादा करीब होगा बेसलाइन से उसको देखा जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 10, गुड्स के बारे में कि सर्विसेज के बारे में? CGST का है, SGST का है, UTGST का है कि IGST का? IGST। पहले ही बता दे रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई के मुद्दे बहुत ही गहन है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है तो आता है IGST एक्ट, गड़बड़ मत करना, ठीक है। सेक्शन 10(1)(b), बिल टू शिप टू मॉडल, कितने ट्रांजेक्शन? 2। सेक्शन 10(1)(e), बोर्ड, चनाचोर गरम वाला, छोड़ो बोर्ड, चनाचोर गरम वाला। अच्छा, चनाचोर गरम के केस में क्या मैटर करता है, जहां पे खाया कि जहां पे लिया? खाना डजंट मैटर्स, ठीक है। 10(1)(c) क्या कहता है? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जहां पे गुड्स लोकेटेड है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(d) क्या कहता है? असेंबली और इंस्टॉलेशन। तो जहां पे गुड्स की असेंबली और इंस्टॉलेशन होगी वो बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सेक्शन 12 और 13 में डिफरेंस क्या है? सर अगर दोनों जने इंडिया में हैं, सेक्शन नंबर 12, दोनों में से एक भी इंडिया के बाहर है 13, और दोनों ही इंडिया के बाहर है, तो बोलो माता रानी की जय, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा 12 सबसेक्शन 1, लोकेशन ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट इंडिया में है तो 12(1) लगाओ। 12(2) बोलता है रेसिडेरी सेक्शन। रेसिडेरी सेक्शन का मतलब है अगर कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको रेसिडेरी सेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू मेक द लॉस फॉर एन नंबर ऑफ सर्विसेज, वरना सिर्फ एक चैप्टर ही 200-300 पेज का चला जाता। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल और लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।